हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो मैं आपके लिए लाई हूँ नई न्यू टॉपिक। जो मैंने प्लेटो का फर्स्ट टॉपिक अपलोड किया था, न्याय का सिद्धांत, उसी से रिलेटेड मैं दूसरा टॉपिक लाई हूँ, प्लेटो के आदर्श राज्य। जो ये क्वेश्चंस हैं जो हमेशा रिपीट होते हैं, पॉलिटिकल साइंस का है ये, सेमेस्टर 5th का। तो अब मैं आदर्श राज्य के ऊपर आपको बताऊंगी किस तरीके से आंसर को अटेम्प्ट करना है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके तत्व क्या हैं, सब कुछ इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी। स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। एंड ज़्यादातर मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को भी इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट वीडियो है मेरी, प्लेटो के न्याय के सिद्धांत का विवेचनात्मक परीक्षण। वैसे ही आदर्श राज्य पे सिर्फ न्याय को हटा के आदर्श राज्य के बारे में प्लेटो के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इंट्रोडक्शन है जो सब में सेम होगा, मैंने फर्स्ट वीडियो भी बनाई है न्याय के सिद्धांत पे, उन सब में इंट्रोडक्शन है जो इतना यहाँ तक सेम होगा। एंड जो आज व्यक्ति की न्याय, बस यहाँ से डिफरेंट हो जाएगा, बाकी इंट्रोडक्शन यहाँ तक हर वीडियो में सेम रहेगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन चेंज नहीं होता, वही है प्लेटो रहेंगे, प्लेटो की इंट्रोडक्शन वही रहेगी, प्लेटो की एजुकेशन, प्लेटो का शिक्षा का माध्यम सब कुछ सेम रहेगा। तो हम इंट्रोडक्शन चेंज नहीं कर सकते, इतना जो इंट्रोडक्शन है वो बिल्कुल सेम रहेगा। बाकी अब आदर्श राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से करना है। पहले इंट्रोडक्शन लिखने के बाद उसके बाद आदर्श राज्य वाला पॉइंट को शुरू करना है आपको एग्जाम में। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। ये है प्लेटो का आदर्श राज्य। तो सबसे पहले आपको बताना है इंट्रोडक्शन, देन प्लेटो का आदर्श राज्य। तो अब स्टार्ट करेंगे। प्लेटो ने आदर्श राज्य का चित्रण अपने पुस्तक रिपब्लिक में किया है। पहले भी आप इसका नाम वीडियो में सुन चुके होंगे जिसने मेरी पहली वीडियो देखी है। अगर जिसने नहीं देखी है वो सबसे पहले उस वीडियो को देखें, ताकि आप प्लेटो के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप उससे ग्रहण कर लें, उसके न्याय के सिद्धांत के बारे में आपको सब पता चल जाए। फिर उसके बाद आपको इसको समझने में भी बहुत ईजी होगा। उसका विश्वास था कि नागरिक व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास एक आदर्श राज्य में ही संभव है। व्यक्ति और राज्य दोनों का उद्देश्य अच्छे जीवन की प्राप्ति है। अगर राज्य के व्यक्तियों का जीवन अच्छा है तो राज्य भी अच्छा होगा। आप इस वाली लाइन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगर किसी राज्य का विकास, राज्य की जो नियम कानून, जो भी सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही है बहुत अच्छी है, लोगों के हित में है, तो उन राज्यों के लोगों का जो विकास है वो भी अच्छी तरीके से होगा, और उन राज्य के उद्देश्य का भी विकास होगा, उद्देश्य की भी पूर्ति होगी। तो राज्य अच्छा होगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि उस राज्य में रह रहे गए व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास भी बहुत अच्छी तरीके से होगा। आदर्श राज्य के 3 तत्व हैं, आर्थिक तत्व, सैनिक तत्व एंड दार्शनिक तत्व। जो पहला तत्व है आदर्श राज्य में आर्थिक तत्व, तो सबसे पहले प्लेटो ने इसको सर्वोत्तम माना है। प्लेटो ने आर्थिक तत्व को राज्य का प्रारंभिक आधार माना है। उनके अनुसार सभी व्यक्ति भोजन, वस्त्र और आवास की आवश्यकता महसूस करते हैं। सबने सुना है कि रोटी, कपड़ा, मकान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बिना पैसों के ये सब करना बहुत नामुमकिन सा है। तो सबसे पहले विकास करने के लिए ज़रूरी है कि इस चीज़ को कंप्लीट किया जाए। इसके लिए उन्हें सामूहिक सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। प्लेटो ने आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वालों को उत्पादक वर्ग कहा है। अगर एक राज्य में ये सारी चीज़ें जो बहुत मौलिक तत्व हैं प्रोवाइड की जा रही है, तो एक आदर्श राज्य वही होगा जो इन सारी चीज़ों की पूर्ति कर कर अपने राज्य में रह रहे व्यक्तियों का विकास पूर्ण तरीके से किया जा सके। तो ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, लाइन इतना टफ नहीं है। बहुत सारी बुक्स को रिलेट करके इसको बनाया गया है, जो एक बहुत अच्छा आंसर है। अब सेकंड है आदर्श राज्य के सैनिक तत्व। आर्थिक तत्व के बाद प्लेटो सैनिक तत्व के निर्माण की योजना प्रस्तुत करता है। उसके अनुसार मनुष्य अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से ही संतुष्ट नहीं होता। जैसे कि हमारे पास सिर्फ रोटी कपड़े के लिए ही, खाने के लिए ही पैसे हैं, तो वो हमें संतुष्टि प्रोवाइड नहीं कर रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के टाइम में हमारी डिमांड्स बढ़ रही हैं। अगर हम इससे आज को रिलेट करें तो रोटी और कपड़े से हमारा जीवन पूरी तरीके से चल नहीं सकता। आज के टाइम की जो डिमांड्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो हमारा खाना पीना ही हो, सबके प्राइस में बढ़ोतरी हो रही है।
और अगर हम पहले के टाइम की बात करें जब ये बोला गया है, तो उस टाइम पे सिर्फ हमारी निजी चीज़ों को कंप्लीट करके ही हमको संतुष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम अपने सपनों को दबाकर, अपनी कुछ इच्छाओं को दबाकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो एक संतुष्टि नहीं है। प्लेटो के अनुसार युद्ध करना एक ऐसा कार्य है जिसे अच्छी व्यक्तियों के कंधे पर छोड़ा जाना चाहिए, जो सैनिक तत्व से संभषित हो। यह तत्व सेना तैयार करता है तथा राज्य का संगठन करता है। सैनिक वर्ग की तुलना रखवाली करने वाले कुत्ते से की है, जो कि शत्रु की पहचान करता है। अब इन्होंने क्या किया है, जो सैनिक वर्ग के लोग हैं वो उनकी तो तुलना कुत्ते से की है, और उनके शत्रु उनकी पहचान है। तो जो इस राज्य, जो सैनिक तत्व है, वो आदर्श राज्य इस तरीके से बनाया जा सकता है जब उसकी सैनिक जो गठबंधन है वो बहुत स्ट्रांग हो, तो वो एक आदर्श राज्य बन सकता है। अब आदर्श राज्य का दार्शनिक तत्व, प्लेटो के आदर्श राज्य में सबसे अधिक महत्व का तत्व दार्शनिक तत्व है। यहाँ दार्शनिक तत्व का अर्थ है विवेक है। प्लेटो का मत है कि सैनिक वर्ग के कुछ व्यक्तियों में कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनमें उत्साह की अपेक्षा विवेक का अत्यधिक बाहुल्य होता है। ये सही बात है। ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति में एक ही चीज़ पाई जाए, अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं। तो जो दार्शनिक तत्व के मत के जो लोग थे वो बहुत कम थे, सैनिक तत्व के मत के लोग बहुत ज़्यादा थे, और आर्थिक तत्व में उससे भी ज़्यादा थे। फर्स्ट प्रायोरिटी उन्होंने आर्थिक तत्व को दी है, देन सैनिक तत्व को, फिर लास्ट में दार्शनिक तत्व। तो यहाँ 3 तत्व कंप्लीट होते हैं। प्रोफेसर बारकर का इन पे कहना है कि संरक्षण वर्ग के 2 भाग हो जाते हैं। एक सैनिक वर्ग संरक्षण, जिनकी विशेषता है उत्साह, और जिन्हें अब सहायक कहता है और सहायक कहते हैं, लाइक। दूसरा दार्शनिक संरक्षण, जिनकी विशेषता है विवेक, और जो प्लेटो के राज्य में उत्कृष्ट संरक्षण है। दोनों का मीनिंग है इनके मत में है। आप किसी थिंकर के अकॉर्डिंग डालते हैं तो आपका आंसर जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मार्क्स को गेन करने के लिए। आदर्श राज्य न्याय सिद्धांत पर आधारित। अब इन्होंने बोला है किस तरीके से जो हमारा आदर्श राज्य है वो न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। अगर किसी आदर्श राज्य में अच्छी तरीके से न्याय हो रहा होगा तो वो ऑब्वियसली सी बात है कि एक अच्छा राज्य बन जाएगा। लोगों के हित में अगर उस राज्य में न्याय हो रहा है तो वो राज्य का विकास पूर्ण तरीके से होगा, और वो भी न्याय की सीढ़ियों पर चलकर होगा। प्लेटो का आदर्श राज्य न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। न्याय संबंध में प्लेटो की अपनी निजी धारणा है, जो सामान्य धारणा से बिल्कुल भिन्न है। प्लेटो की कल्पना के राज्य के 4 गुण हैं: विवेक, साहस, संयम तथा न्याय। ये हमने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा था। जिसने न्याय वाला नहीं देखा अभी वो वीडियो देखे जा सकते हैं, तभी उनको ये वीडियो समझ में आएगी कि किस तरीके से उन्होंने आदर्श राज्य को न्याय से कनेक्ट करके समझाया है। तो ये जो 3 गुण हैं राज्य के 3 वर्गों से हैं। विवेक शासक वर्ग का गुण है, सैनिक वर्ग में साहस तथा उत्पादक वर्ग में संयम का निवास रहता है। आदर्श राज्य में शिक्षा योजना। आदर्श राज्य में न्याय के साधन स्थापना के लिए उपयुक्त साधन की जरूरत थी। प्लेटो ने इस साधन के संबंध अब जो प्लेटो में काफ़ी विचार किया, और प्लेटो की जो शिक्षा योजना है उसको 2 भागों में खंडित किया गया है। पहला है प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा है उच्च स्तरीय शिक्षा। पहले भाग की शिक्षा राज्य के सैनिक वर्ग के लिए है, जो उन्हें किशोरावस्था से लेकर यौवनावस्था तक दी जाती है। जो पहली प्रारंभिक शिक्षा है वो सैनिक वर्ग के लिए, और जो दूसरे भाग की शिक्षा है वो राज्य के शासक वर्ग के लिए है, जो युवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक दी जाती है। ठीक है, ये लाइन समझने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। वो एक आदर्श राज्य बनाने के लिए शिक्षा का माध्यम उन्होंने तय कर रखा था कि इस वर्ग के लिए इस एज तक में शिक्षा ये वाली दी जानी चाहिए। आदर्श राज्य में साम्यवादी योजना। जिस प्रकार रिपब्लिक में शिक्षा का सिद्धांत शासकों और सैनिकों के लिए, उसी प्रकार साम्यवाद का सिद्धांत भी मात्र शासकों और सैनिकों के लिए है। इन्होंने ये बोला है जिस प्रकार से रिपब्लिक में शिक्षा का सिद्धांत है उसी प्रकार से साम्यवाद का भी जो सिद्धांत है वो सैनिक और शासक वर्गों के लिए। प्लेटो का विचार है कि संरक्षण वर्ग को संपत्ति और परिवार के आकर्षण से मुक्त रखा जाए, उन्हें एक साथ रहने का प्रबंध किया जाए, वे एक सा खाना खाएंगे, एक सा कपड़ा पहनेंगे। ये प्लेटो का मत था। उनके लिए शादी विवाह तथा पृथक पृथक परिवार रखना निषिद्ध होगा। पुरुष और स्त्रियां व्यक्तिगत ना होकर सामाजिक होंगी। ये थोड़ा सा इन्होंने साम्यवादी योजना थोड़ी सी बताई है कि किस तरीके से उन्होंने साम्यवाद के बारे में बताया है।
ठीक है। अब आता है आदर्श राज्य की विशेषताएं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कंप्लीट आंसर तभी बनता है जब आप आदर्श राज्य के अर्थ से लेकर उसकी तत्व से लेकर उसकी विशेषताओं तक पहुंचते हैं। तो पहला है मनुष्य के 3 वर्ग। प्लेटो के आदर्श राज्य में 3 वर्गों के व्यक्ति होंगे। शासक वर्ग राज्य का शासन करेगा, सैनिक वर्ग राज्य की सुरक्षा करेगा तथा उत्पादक वर्ग कार्य करेगा। प्रत्येक वर्ग सिर्फ अपने ही कार्य से संबंध रखेंगे। ये इसकी विशेषता है आदर्श राज्य की। ये इन्होंने इसलिए बताया ताकि वो एक राज्य को आदर्श राज्य के रूप में परिवर्तित कर सके और वो राज्य न्याय के सीढ़ियों चढ़कर आदर्श राज्य बन सके। तो पहली विशेषता ये है। दूसरा है न्याय का उचित पालन, जो आदर्श राज्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बताया है प्लेटो ने न्याय को अभिन्न अभिन्न अंग बताया है। न्याय से राज्य के अंदर रहने वाले व्यक्तियों या विभिन्न अंगों में समन्वय की स्थापना होती है, साथ ही कर्तव्यों का पालन होता है। ठीक है, अगर न्याय होगा ढंग से तो लोगों को किसी भी तरीके का स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। राज्य में रहकर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। वो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको अपनी राज्य में रहकर उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। दार्शनिक राजाओं का शासन। ये शासन दार्शनिक राजाओं द्वारा चलाया जाता है। वह मानव बुद्धि का प्रतीक होता है तथा अपने कार्यों से सबका विश्वास भाजन बनता है। चौथा है पुरुष और स्त्रियों के प्रति समान व्यवहार। इसमें दोनों को समान अधिकार दिए गए हैं। उनके प्रति समव्यवहार किया जाएगा, मतलब सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। अगर एक राज्य में दोनों के साथ समान व्यवहार किया जाता है तो वो आदर्श राज्य बन सकता है। राज्य नियंत्रण शिक्षा। राज्य को शिक्षा पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए। प्लेटो के दर्शन में शिक्षा का महत्व सामाजिक व व्यक्तिगत दोनों है। मतलब अगर समाज में शिक्षा पूर्ण तरीके से दी जा रही है लोगों को तो वो एक आदर्श राज्य बन सकता है। कला और साहित्य पे नियंत्रण। इस आदर्श राज्य में कला और साहित्य पर प्रतिबंध रहेगा। राज्य में अनैतिक, अलोकप्रिय और कला का विकास नहीं किया जाना चाहिए। प्लेटो ने इसका विरोध किया है। संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद। इस आदर्श राज्य में संपत्ति और स्त्रियों के साम्यवाद की व्यवस्था है जो संरक्षण वर्ग के साथ प्रयुक्त होगी। इन्होंने स्त्रियों के संपत्ति की में भी बात कर रखी है। दासता का समर्थन। दास प्रथा प्लेटो के आदर्श राज्य का अभिन्न अंग है। ठीक है। 9th पॉइंट है इसका बच्चों का पालन पोषण। राज्य द्वारा प्लेटो के अनुसार बच्चे राष्ट्रीय संपत्ति हैं। राज्य का कर्तव्य है कि वह उनके झुकाव के अनुरूप उनका पालन पोषण करे। वो राज्य जो है वो बच्चों के प्रति ज़्यादातर अग्रसर रहे, उनके बारे में सोचे, उनके फ्यूचर के बारे में सोचे, तभी वो एक आदर्श राज्य बन सकता है। इस तरीके से उन्होंने इस पॉइंट को बताया है। विशेषीकरण का सिद्धांत। ये एक प्रमुख विशेषता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य करना चाहिए। इसका उद्देश्य है राज्य को अधिक से अधिक कार्यक्षम बनाना। अब इसकी विशेषताएं कंप्लीट हो गई है तो अब इसमें पढ़ते हैं आदर्श राज्य में दार्शनिक राजाओं का शासन कैसा था। इसके अध्यक्ष दार्शनिक राजा होंगे। प्लेटो ने रिपब्लिक के 5वें और 6ठे खंडों में दर्शन के शासन का वर्णन किया है। किसका? दर्शन के शासन का वर्णन किया है। वह चाहता था कि तत्कालीन नगर राज्यों की खामियों का उन्मूलन और सामान्य मानव समाज का कल्याण, जो उसके मत में भी कभी संभव नहीं हो सकता जब तक कि शक्ति और ज्ञान को एक स्थल पर संयुक्त नहीं किया जाए। प्लेटो ने दार्शनिक राजाओं के शासन को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है। अब इन्होंने बोला है कि अगर एक आदर्श राज्य में एक दार्शनिक राजा होगा तो वो अच्छी तरीके से समाज के कल्याण के बारे में सोच सकेगा। वो नगर योजना, किस तरीके की प्रॉब्लम एक राज्य में हो रही है, उसको क्या समाधान है, वो दार्शनिक राजाओं के द्वारा आसानी से समाधान किया जा सकता है। इसी में दार्शनिक राजा के गुण बता दिए। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि आदर्श राज्य में दार्शनिक राजाओं के बारे में, उनकी सोच के बारे में बताइए। तो किसी भी तरीके से आदर्श राज्य पे क्वेश्चन आए, आप इस तरीके से आंसर अटेम्प्ट करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो कंप्लीट माना जाएगा। तो दार्शनिक राजा के गुण। प्लेटोवादी समाज के दार्शनिक राजा में भिन्न गुणों का समावेश होगा। सत्य का अनुगामी। दार्शनिक राजा सत्य का अनुगामी होगा। उसके मस्तिष्क में निंदा, अविश्वास, झूठ, फरेब और धोखे के विचार नहीं आएंगे। ये पॉइंट किसी को भी समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हम शुरू से ही सुनते आ रहे हैं। विवेक का प्रेमी। दार्शनिक राजा विवेक का संगी होगा। ये समस्त जगत के ज्ञान का आगार होगा और
जानने की इच्छा उसमें कभी भी समाप्त नहीं होगी। हमेशा एक राजा हो, चाहे वो एक जॉब वर्कर हो, मतलब कुछ कोई भी हो, उसके अंदर हमेशा अपने जॉब से रिलेटेड जानने की इच्छा होनी चाहिए, और उसको वो इच्छा जानना भी चाहिए, ताकि वो हमेशा अवेयर रहे और दूसरों को भी अवेयर कर सके। सज्जनता और सामाजिकता। प्लेटो का दार्शनिक शासक सज्जन, व्रत और सामाजिक होगा। न्याय का प्रेमी। आदर्श राज्य में दार्शनिक शासन न्याय का प्रेमी होगा, न्याय के प्रति जागरूक रहेगा हमेशा। शांत स्वभाव। राजा को बिल्कुल शांत मन से किसी भी चीज़ का समाधान करना चाहिए, लोगों की बात सुननी चाहिए, जो उसके राज्य में लोग रह रहे हैं उनके सपोर्ट में बिल्कुल काम हो के डिसीजन लेना चाहिए और विचार करना चाहिए। प्लेटो ने कहा है कि दार्शनिक राजा में साहस, भव्यता, समझ शक्ति, स्मरण शक्ति तथा तीव्रता जैसे गुणों का समावेश होना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक राजा में ही नहीं, हर एक व्यक्ति में ये चीज़ होनी चाहिए, ताकि हर एक व्यक्ति जहाँ रह रहा है वहाँ पे न्याय को स्थापित किया जा सके। अब दार्शनिक राजाओं के कर्तव्य क्या क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को उसका विशिष्ट कार्य सौंपना। दार्शनिक राजा सर्वज्ञ होंगे और इसलिए उन्हीं के माध्यम से आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना की जा सकती है, ऐसी प्लेटो की धारणा है। भावी शासकों शिक्षा का संचालन करना। दार्शनिक शासकों का महत्वपूर्ण कार्य शासकों की शिक्षा का संचालन करना होगा। इसके लिए प्लेटो ने शिक्षा योजना प्रस्तुत की है, जो प्रारंभिक और उच्च शिक्षा के बारे में हमने पढ़ा। धार्मिक विश्वासों को नियंत्रण करना। दार्शनिक राजा सारे धार्मिक विश्वासों को नियंत्रण करेंगे तथा अपने राज्य के लिए विश्वासों की एक नियमावली बनाएंगे। अब दार्शनिक राजाओं पे कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं कि उनको क्या क्या नहीं करना चाहिए। दार्शनिक राजा के राज्य के आकार को मनमाना नहीं बढ़ा सकते। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजाओं को अपने राज्य का आकार सीमित रखना चाहिए। राज्य में एकता एवं आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। किसी भी राज्य में, किसी भी देश में बहुत इम्पोर्टेंट है एकता को बनाए रखने के लिए। न्याय प्रशासन कायम रखना चाहिए। राजा न्याय के परिपालन पर हमेशा ध्यान रखेंगे। वह प्रत्येक व्यक्ति को उसका कार्य सौंपेंगे। अगर आप ये पॉइंट करके लिखते हैं तो आपका आंसर बहुत इफ़ेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, एग्जामिनर को समझ में आता है कि बच्चे ने एक पॉइंट, अगर आप ये पॉइंट भी लिख देंगे तो आपको आंसर के मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि पॉइंट के अकॉर्डिंग बताना तो एग्जामिनर को समझने में बहुत ईजी होता है। शिक्षा पद्धति में नवीनता नहीं। दार्शनिक राजा पर यह एक यही सीमा है कि वह राज्य की शिक्षा व्यवस्था में कोई भी नवीनता नहीं ला सकता, मतलब उसकी कोई भी नई चीज़ लागू नहीं कर सकता। ये दार्शनिक राजा पे प्रतिबंध है। शासन की प्रकृति। अब शासन की प्रगति के बारे में बताया इन्होंने। आदर्श राज्य में शासन करने का भार दार्शनिक राजा संभालेंगे। अगर शासन का उत्तरदायित्व एक दार्शनिक राजा के कंधों पर होगा तो उसे एक आदर्श राजतंत्र की संज्ञा दी जाएगी। अब जो दार्शनिक राजा हैं वो अगर इन चीज़ों को संभालते हैं तो ऑफकोर्स उनको आदर्श राजतंत्र की भी संज्ञा दी जाएगी। बहुत सारे प्राइजेस दिए जाएंगे, उनको उत्कृष्ट किया जाएगा कि वो इस तरीके काम को और भी अच्छे तरीके से कर सके। शासन में लिखित कानून का स्थान नहीं। दार्शनिक राजा सेवक तथा सत्यवादी होता है और उनके शासन में कोई कमी नहीं रहेगी। वह हर समस्या के गुण दोष का समाधान निकालेगा। ठीक उसी प्रकार जिस तरह डॉक्टर रोगी की समस्या का समाधान करता है, वह अपने विवेक से शासन करेगा। शासन में नव जनमत कोई भी स्थान नहीं होगा। सही बोला। राजा को ही पता हो सकता है कि उसके राज्य में किस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है और उसको क्या क्या सुधार करना चाहिए, वो एक राजा ही कर सकता है, जैसे एक डॉक्टर अपने काम को करता है। इन दोनों को रिलेट करके बताया गया। दार्शनिक राजाओं की विशेषता क्या है, इसके ऊपर भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा को भी इंक्लूड कर दिया। अगर सिर्फ दार्शनिक राजा के ऊपर भी पूछ लिया जाता है तो आपके पास पूरा आंसर है जो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। शासन अधिकार का दावा सब नहीं कर सकते। इसमें बताया है कि शासन अधिकारी सभी व्यक्ति नहीं हो सकते, कुछ व्यक्ति शासन अधिकार का दावा करते हैं। प्लेटो ने श्रेष्ठ व योग्य व्यक्ति को राजा कहा है। जो शासन करने की योग्य है और श्रेष्ठ है उसको ही इसका अधिकार प्राप्त है, ये प्लेटो का कहना है। सत्यान्वेषण। राजा के शासन का उद्देश्य सत्यान्वेषण है। सत्य की खोज और अनुगमन व्यक्ति के मस्तिष्क से ही संभव होता है।
दार्शनिक शासन में सद्गुण ही ज्ञान है। मतलब अगर आपके पास ज्ञान है तो आप एक दार्शनिक राजा बन सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप राजा बनेंगे और उस समस्याओं को समाधान आसानी से कर सकेंगे। स्वार्थी हितों का अस्तित्व नहीं, राजा कभी भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। उसको अपने से पहले अपने राज्य के में रहने वाले लोगों के बारे में सोचना चाहिए। शिक्षा की उपज राज्य में जो रह रहे हैं वहाँ की शिक्षा बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इनका कहना है ये शिक्षा प्रणाली की उपज है। 35 वर्ष के प्रशिक्षण के बाद दार्शनिक राजा की उत्पत्ति होती है। जब 35 वर्ष के वो एक्सपीरियंस पा लेता है, शिक्षा ग्रहण कर लेता है, तब वो एक दार्शनिक राजा बनता है। निरपेक्षता, ये शासन निरपेक्ष है, ये कानूनी सीमा से को मुक्त होते हैं। मतलब ये कानून से जुड़े नहीं होते, इनका एक खुद ही का अस्तित्व होता है, खुद ही का शासन होता है, खुद ही के कानून होते हैं। आदर्श राज्य का आलोचनात्मक मूल्यांकन बहुत इंपॉर्टेंट है करना। आदर्श राज्य का संपन्न है, इसे व्यवहार में उतारना असंभव है। प्लेटो ने कहा है कि वह नगर आदर्श राज्य में शब्द निर्मित है, क्योंकि मेरे विचार से ये पृथ्वी पर कहीं नहीं है। आदर्श राज्य, एक संपूर्ण राज्य बनना बहुत मुश्किल है, प्लेटो का मत है। लोकतंत्र विरोधी, प्लेटो का आदर्श राज्य लोकतंत्र का विरोधी है, उसकी व्यवस्था में दार्शनिक नरेश हो गए हैं। मतलब जो आदर्श राज्य है में प्लेटो लोकतंत्र का विरोध करता नजर आ रहा है। मानव प्रगति के विरुद्ध, प्लेटो ने ऐसे राज्य का नियंत्रण किया है जो मनुष्य की प्रगति के विरुद्ध है। शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण, उसकी शिक्षा प्रणाली केवल सैनिक और शासक वर्ग के लिए है, बल्कि ये सबके लिए होनी चाहिए। आलोचना की है लोगों ने ये। दास प्रथा, प्लेटो ने दास प्रथा को निंदित किया है, बल्कि अपने राज्य के परिवेश में इसे कायम रखने का प्रयास किया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दार्शनिक राजा का मूल्यांकन, इसके एक आंसर में आपके दोनों आंसर कंप्लीट हो जा रहे हैं। अब दार्शनिक राजा का मूल्यांकन में इन्होंने बताया काल्पनिक धारणा, दार्शनिक राजा मात्र काल्पनिक है। व्यवहारिक जगत में निस्वार्थ व्यक्ति का होना असंभव है। आजकल आप देख सकते हैं और पहले भी देख सकते हैं कि लोग कितना सेल्फिश हो, सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं, फिर बाद में दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो इसको काल्पनिक कहा गया है। विशाल नागरिक समुदाय की अवहेलना, दार्शनिक शासन के प्रतिपादन में विशाल नागरिक की अवहेलना की गई है। उसने शासक का अधिकार उसी व्यक्ति को दिया है जिन्होंने विशिष्ट कार्य किए हों, जिन्होंने मतलब किसी चीज़ में विशेष कार्य किया हो, उसी को इन्होंने दार्शनिक राजा बनाने का प्रयास किया है। निरकुंज शासन, दार्शनिक राजा को निरकुंज अधिकार दिए हैं। उसने राज्य व्यवस्था में निरकुंज शासन का समर्थन किया है। शासन के लिए आवश्यक विषय, दार्शनिक राजा को वित्त, इतिहास, विधि तथा अर्थशास्त्र का ज्ञान रखना चाहिए, ये अनिवार्य है। क्रांति की संभावना, दार्शनिक राजा का शासन क्रांति की संभावनाओं को बढ़ाता है, क्योंकि ये विचार और मनोवृत्ति की उपेक्षा करता है। सही कहा है बिल्कुल ही, ये उनकी कहा गया है। महत्व में थोड़ा सा ही बताया है, इसमें दार्शनिक राजा का अधिक महत्व है, आदर्श राज्य के कारण ही महत्व होता है। ये थोड़ा सा आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ये दो आंसर आपके कंप्लीट हो रहे हैं। बाकी आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए, आपका हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस तरीके से अगर आप आंसर को अटेम्प्ट करते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन सा टॉपिक चाहिए। थैंक यू सो मच।